नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है? जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, और 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर ईडियम्स के बारे में। हमारी जो बातचीत चल रही है वो प्रीवियस ईयर्स को लेकर चल रही है। अभी जो ईडियम्स का सिलसिला चला है वो प्रीवियस ईयर का चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने ईडियम्स सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के ही कर रहे हैं, ठीक है। हमने ऐसे भी ईडियम्स पूरे पूरे ख़त्म किए हैं जो ए टू जेड की पूरी सीरीज चली थी, जिसमें हमने लेटर ए से बिगिन करा था, जेड पे ख़त्म करा था, राइट। और वो करीब करीब 3,193, यस, 3,193 ईडियम्स की हमने पूरी पूरी वो सीरीज़ ख़त्म करी थी। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लें, फिर आकर ये पूरा जो आपका प्रीवियस ईयर शो चल रहा है इनको देखें। आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। आपको जो ईडीएम का डर रहता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं होगी। इसके अलावा हमने वोकैब के शो के अंदर, हमने वोकैब के शो में जो बात करी है वो बात करी है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। उसमें भी करीब करीब हम 3000 या 3100 के आसपास वर्ड्स को कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर भी सेपरेटली करा है और मिक्स वाले भी करे हुए हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, देखते हैं क्या बातचीत चलनी है। प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है आपके सामने। अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो चल रहे हैं सीपीयू 2022 टायर 1 में आए हुए। सीपीयू के 2022 टायर 1 में क्या क्वेश्चन पूछे उन्हीं के बारे में बातचीत चल रही है। और यहाँ पे प्रॉपर, अब हम इतने ऑथेंटिक, इतने श्योर होते हैं ना कि हम डेट के साथ आते हैं भाई कि देख लो ये क्वेश्चन आए थे और इन क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं, इनके साथ खेल रहे हैं। स्टार्ट कर लें भाई, चलो। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो कि 401 नंबर का है जी। क्या है? 401। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में भी हम 400 क्वेश्चंस को पहले ही कर चुके हैं। 400 क्वेश्चन आप पहले ही कर चुके हो प्रीवियस ईयर्स के, सोच लो। तो टाइम किस हिसाब से हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। स्टार्ट कर लें, आ जाओ। 401 क्या कह रहा है, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? जस्ट बिफोर द डेडलाइन, जस्ट the end of the time, end of the time, of the given time, of the given time, given time, ठीक है। या फिर at the very last moment of time। 11th आवर का मतलब होता है कि वो जो समय दिया गया था आपको कोई काम करने के लिए, आपको एक टास्क दिया गया था कि भाई मंडे 3 बजे तक ये काम आपको ख़त्म कर देना है। 3 बजे दोपहर तक आपको मंडे को ये काम ख़त्म कर देना है। और आपने इसको ख़त्म किया कितने बजे भाई? 2:59, 2:58 मंडे को, 2:59, 2:58 पे, 2:30 पे। तो मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करा हुआ। आपको पूरे 1 वीक का टाइम मिला था और बिल्कुल आप लास्ट मोमेंट पे जाके वो काम को फिनिश कर रहे हो। उसी को बोलते हैं क्या? एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, याद रहेगा भाई, एट द 11th आवर। 11th आवर क्यों बोल रहा है, ठीक है। चलो, दूसरा इडियम हमारे सामने, द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ। जो डेविल है वो अपनी वाइफ को पीट रहा है ना। द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ। अब ये इडियम क्यों जरूरी है और क्यों इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना? क्योंकि पहली बात तो ये जो इडियम है इसकी जो मीनिंग है काफ़ी स्ट्रेंज है।
आप इस ईडियम को देख के इसकी मीनिंग को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये ईडियम दिख रहा है हमें और इसकी मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर ले, नहीं भाई। क्यों? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है, द सन इज शाइनिंग वाइल इट रेन्स। भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि सूरज निकला हुआ है, सूरज चमक रहा है बिल्कुल जोरदार तरीके से, और जोरदार तरीके से बारिश भी हो रही है। ऐसा होता है नहीं होता भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हमने देखा हुआ है। ठीक है, सो द डेविल इज बिटिंग हिज वाइफ की मीनिंग क्या है भाई, द सन इज शाइनिंग। सन क्या है भाई, शाइन कर रहा है, और उस टाइम पे, उसी टाइम पे बरसात भी हो रही है, उसको बोलते हैं क्या, द डेविल इज बिटिंग हिज वाइफ। बारिश होने पर सूरज का चमकना, बारिश होने पर नहीं, बारिश होते हुए सूरज का चमकना कहलाता है द डेविल इज बिटिंग हिज वाइफ। तो वो जो चल रहा था वो चल रहा था सीपीयू में आए हुए, इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने सीपीयू में आए हुए टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस को देखे थे। ठीक है, और ये बाकी 2 क्वेश्चन रह गए थे जो इसको हमने अभी इस वीडियो में देखा है। अब बात करेंगे सीजीएल 2021 में। 2022 में हमने देख लिया भाई, सीजीएल भी देखा, सीएचएसएल भी देखा, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट भी देखा, जीडी भी देखा, और भी बाकी जो होते हैं आपके एग्जाम एसएससी के एमटीएस वगैरह, सब में हमने देख लिया कि ईडीएम्स का कैसा क्या रोल रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब जो देखने वाले हैं हम सीजीएल 2021 के अंदर कैसे क्वेश्चन आए हैं टायर 2 में, उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। डेट आपके सामने है कि ये जो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं या फिर ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कब पूछा गया था, 8/8/2022 को पूछा गया था। स्टार्ट करते हैं भाई सेशन को। फाइट शाई ऑफ, फाइट शाई ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, फाइट शाई ऑफ मतलब क्या, फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है कि आप बिल्कुल क्या करते हो भाई, अपने जो शाइनेस है ना उससे लड़ रहे हो, उसकी वजह से कोई चीज को आप क्या करो, अवॉइड कर रहे हो। तो टू अवॉइड क्या, दूर रहना। फाइट शाई ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, टू अवॉइड, दूर रहना। कोई चीज को आप दूर कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से भाई, अपने शाइनेस की वजह से, अपनी शर्मिंदगी की वजह से, हेसिटेशन की वजह से कोई चीज आप कोई चीज को आप अपने से दूर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फाइट शाई ऑफ। याद रहेगा, इजी है। अगला देखो क्या कह रहा है, बैड ब्लड। अब ऐसा नहीं कि जैसे ही बैड ब्लड लिखा हुआ आ गया आप तुरंत उछल के कूदने लग गए और बैड ब्लड की मीनिंग आपने कुछ ऐसा टिक कर दिया जो आपको टिक नहीं करना था। जैसे क्यों क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपने इतने सारे सीरीज देखे हैं, इतनी सारी मूवीज देखी, इतनी सारी सीरियल्स देख रखे हैं, ठीक है, आपको लगता है बैड ब्लड मतलब किसी का गंदा खून, नाजायज औलाद काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, बैड ब्लड होना, क्योंकि मूवीज में तो बैड ब्लड की मीनिंग यही बता रहा है। बैड ब्लड की जो एक्चुअल मीनिंग होती है वो होती है इल फीलिंग, बिल्कुल अजीब तरीके का फील करना, है ना, है ना, आपसी दुश्मनी, इल फीलिंग, है ना। डिस्प्यूट होना, क्या होना भाई, डिस्प्यूट होना, या फिर डिस्प्यूट के अलावा आप क्या बोल सकते हो, एनिमोसिटी का होना, एनिमोसिटी का होना, उसको क्या बोलते हो, बैड ब्लड बोलते हो। क्या बोलोगे भाई, बैड ब्लड बोलोगे। सिंपल है, इजी है, बहुत इजी है बैड ब्लड को अंडरस्टैंड करना। डिस्प्यूट, एनिमोसिटी या फिर इल फीलिंग होना, हेट वाली फीलिंग होना, हेट, हेट का होना, नफरत का होना भी बैड ब्लड ही कहलाता है। डन, चलें आगे। 405 कह रहा है बरी द हैच, हैच, बरी द हैच, ओपन द हैच भी आता है, बरी द हैच भी आता है। तो सबसे पहले बरी द हैच समझते हैं। बरी द हैच की मीनिंग होती है फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, या फिर पैसिफाई योर डिस्प्यूट्स, पैसिफाई योर डिस्प्यूट्स, अपने डिस्प्यूट्स को, अपने क्या डिफरेंसेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी एनिमोसिटीज को क्या करना भाई, कम करना, है ना। अपनी क्या करना भाई, हैज को मतलब क्या, डिस्प्यूट और जो भी चल रहा है लड़ाई झगड़े, जो सदियों पुराने खानदानी झगड़ा चलते हुए आ रहा, आप उसको क्या करो भाई, कम कर रहे हो, ठीक है, उसको खत्म कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, बरी द हैच। क्या बोलेंगे भाई, बरी द हैच। फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स। अच्छा, ओपन द हैच मतलब क्या होगा भाई, अगर ये आ गया भाई ओपन द हैच, सो इसका मतलब आप उस दिन से वो दुश्मनी स्टार्ट कर रहे हो, वो जो डिस्प्यूट की बात चल रही है उसी दिन से स्टार्ट हो रही है, उसको बोलते हैं क्या, ओपन द हैच। ओपन द हैच की मीनिंग क्या है भाई, उसी दिन से आप वो दुश्मनी स्टार्ट कर रहे हो। अब देख रहे हो भाई, सिंपल सी बात है, आप किस में देख रहे हो, टायर 2 के क्वेश्चन। टायर 2 के क्वेश्चन इतने छोटे छोटे, इतने मतलब समझ रहे हो ना कि लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई ये, है ना। ऐसे क्वेश्चन तो आने भी नहीं चाहिए जो आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है भाई, लानत है ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है। काम अप होना, क्या भाई, ठीक है, अब फिर भी कहते हो आपकी बहुत टफ पेपर आता है, बताओ जरा, टायर 2 के क्वेश्चन है,
इनकी ये औकात है, क्या औकात है भाई, कुछ भी औकात नहीं है ना। काम अप होना, टू बिकम साइलेंट, काम अप मतलब क्या, बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होना, ठीक है, साइलेंट होना, रिलैक्स्ड होना, रिलैक्स्ड बोल सकते हो, ठीक है, काम अप, ठीक है, रिलैक्स्ड या फिर टू बिकम साइलेंट। 40 विंग्स, 40 विंग्स क्या कहलाता है भाई, 40 विंग्स कहलाता है अ शॉर्ट नैप। 40 विंग्स मतलब क्या, अ शॉर्ट नैप। ये भी आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट होता है भाई, ये काफ़ी स्ट्रेंज होता है 40 विंग, ठीक है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे। 40 विंग्स मतलब होता है एक छोटी सी नींद, अ शॉर्ट नैप, दैट इज कॉल्ड 40 विंग्स, राइट, 40 विंग्स। अगला है होल्ड, होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस। अब ये होल्ड योर हॉर्सेस कहाँ पे यूज होगा, राइट, अगर आप किसी मीटिंग में हो, कोई है जो अपनी बात रख रहा है और लगातार वही अपनी बात रखते जा रहा है, राइट, या कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है, फैमिली में कोई बातचीत चल रही है, तो लगातार एक ही बंदा अपनी बात रखे जा रहा है और काफ़ी एंगर के साथ रखते जा रहा है एंड एनिमोसिटी के साथ रखते जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में रखते जा रहा है अपनी बात को, तो सामने वाला जो बंदा होता है, ठीक है, या फिर जो सीनियर मेंबर होता है, वो क्या बोलता है, प्लीज़ होल्ड योर हॉर्सेस, है ना, कि थोड़ा तो अपने अपने ऊपर संयम रखो, काबू रखो, है ना, ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस मतलब स्लो डाउन होना, जो बोल रहे हो उसमें थोड़ा सा कम लाओ, गति कम लाओ, ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, बाकी केयरफुली अंडरस्टैंड करो। होल्ड योर हॉर्सेस, लगाम लगाना, लगाम लगाना, समझ आ रही है बात, ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा आप ही हो, कहते हो ना भगवान से, सर्वे सर्वा आप ही हो, जो दोगे वो हम रख लेंगे, है ना, ठीक है, चाहे आप 1 रुपया दो या 1 करोड़ दो, जो भी आप दोगे हमारी किस्मत में वो हम रख लेंगे, क्योंकि आप क्या हो, ऑल इन ऑल हो, सर्वे सर्वा हो, आप ही मालिक हो, सब कुछ आप ही हो। ऑल इन ऑल मतलब क्या, हैविंग ऑल अथॉरिटी, हैविंग ऑल अथॉरिटी, जिसके पास सारे अधिकार हों, हैविंग ऑल अथॉरिटी, ऑल इन ऑल कहलाता है, क्या, ऑल इन ऑल कहलाता है, डन है। अगला क्या बोल रहा है, लेंड एन ईयर, लेंड एन ईयर की मीनिंग क्या होगी भाई, पे अटेंशन टू या लिसन केयरफुली, लिसन समथिंग, लिसन समथिंग केयरफुली, लिसन समथिंग केयरफुली, उसको बोलते हैं लेंड एन ईयर, क्या भाई, लेंड एन ईयर, पे अटेंशन टू, ध्यान देना, कोई बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, लेंड एन ईयर कहलाएगा। कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर काफी इंपॉर्टेंट ईडियम है, ठीक है, और काफी इजी ईडियम है। कट अ सॉरी, सॉरी फिगर का मतलब क्या, हैविंग अ बैड इंप्रेशन ऑन समथिंग, हैविंग अ बैड इंप्रेशन, impression on someone or something, और समथिंग, ठीक है, बुरा प्रभाव डालना किसी चीज पर या किसी पर, उसको बोलते हैं कट अ सॉरी फिगर। क्या बोलेंगे भाई, कट अ सॉरी फिगर। क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन, खराब प्रभाव डालना, क्रिएट अ पुअर इंप्रेशन क्या कहलाता है, कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर। अगले की बात करें भाई, देखो ये भी खत्म, क्या हमने करा, ध्यान से देख लो जरा एक बार, हमने ये करा सीपीओ वाला, ठीक है, 2 क्वेश्चन जो इजी था, काफी इजी था, ठीक है, इसके बाद हमने सीजीएल 2021 टायर 1 में, सॉरी टायर 2 में आए हुए क्वेश्चंस करे, जो अपने आप में काफी इजी थे। टायर 2 के ये क्वेश्चन है, फाइट साई ऑफ, बैड ब्लड होना, बरी द हैच, क्लैम अप, राइट, 40 विंग्स, होल्ड योर हॉर्सेस, ऑल इन ऑल, लेंथ एंड ईयर, ठीक है, ये सब क्या है भाई, कितने इजी है, लेंड एंड ईयर, ऑल इन ऑल, सारे इजी हैं भाई, ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको समझ नहीं आता है, राइट, लेंड एंड ईयर। कट अ सॉरी फिगर भी आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि बहुत बार अलग अलग वीडियोस के अंदर बहुत बार ये चीज़ डिस्कस हुई है। अब अगली जो बात होनी है वो सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 की होनी है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 की होनी है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 कब, जो क्या हुआ कब का भाई, ये 2021 में जो हुआ होगा सिलेक्शन पोस्ट फेज 10, उसकी बात कर रहा है, ठीक है, तो 2022 कब डेट है भाई, ये भी देख लो, 1/8/2022 लिखा है, 5/8/2022 लिखा है, उस टाइम पे ये पेपर हुआ था, ठीक है,
तो सबसे पहला जो इसमें इडियम आ रखा है वो आ रखा है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, एक छुपा हुआ आशीर्वाद। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब क्या होता है? डिसगाइज मीन्स हिडन। किसी को अगर डिसगाइज की मीनिंग नहीं पता है तो इसका मतलब होता है हिडन, राइट। इसकी क्या मीनिंग निकल के आई भाई? हिडन निकल के आई। अब ध्यान से सुनना, ये हो गई हिडन। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन्स व्हाट? हिडन। अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है भाई, कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो स्टार्टिंग में कोई भी ऐसा काम करना जिसकी वजह से लगे कि भाई ये काम मैंने गलत कर दिया है, ठीक है, या कोई ऐसी सिचुएशन का आपके सामने आगे खड़े हो जाना कि लगता है भाई ये गलत सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो गई, लेकिन बाद में वो चीज़ लगे क्या कि नहीं ये चीज़ बिल्कुल सही हुआ था। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो स्टार्टिंग में लगे खराब है लेकिन बाद में क्या हो भाई? बुरी, बाद में सही लगे, अच्छी लगे। अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। कोई अच्छी चीज़ जो पहले स्टार्टिंग में क्या लगी हो भाई? बैड लगी हो, खराब लगी हो, उसको क्या बोलते हैं? अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्या बोलेंगे भाई? अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हिडन बोलते हैं भाई, हिडन बोलेंगे, राइट। हिडन, एक अच्छी बात जो पहले बुरी लगती थी उसको बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। याद याद याद। चलो, इट्स अ पीस ऑफ केक होना। इट्स अ पीस ऑफ केक मतलब क्या? द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक। क्या बोल रहे हो भाई? परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत आसान था। द एग्जाम वॉज पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक होना मतलब क्या? एन इजी टास्क टू परफॉर्म। एन इजी टास्क टू परफॉर्म, करने के लिए भाई काफ़ी इजी टास्क होना, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं अ पीस ऑफ केक होना। क्या? एन इजी टास्क होना, है ना, एन इजी टास्क होना, और इट्स अ पीस ऑफ केक। स्पीक ऑफ द डेविल क्या कहला रहा है भाई? स्पीक ऑफ द डेविल होता है भाई कि क्या? स्पीक ऑफ द डेविल, आपने ये सुना होगा, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, है ना। शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर मतलब क्या? कि आप दो लोग हैं, दो लोग किसी तीसरे के बारे में बातचीत कर रहे हैं और सडनली वो आदमी आपके सामने अपीयर हो जाए। सडनली मतलब क्या? वो कहीं से गुजर रहा होगा तभी आ गया, ऐसा थोड़ी जादू है उसके पास और वो जान गया कि आप उसको याद कर रहे हो, आप उसका नाम ले रहे हो तो वो आपके सामने ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्पीक ऑफ द डेविल की मीनिंग क्या होगा भाई? आपने जिसके बारे में बातचीत करी, कहते हैं ना भाई कि अभी तुझे ही याद करा था, तू आ गया सामने, राइट। तो स्पीक ऑफ द डेविल बोलते हैं उसको। अब देख रहे हो ईडियम का खेल है, स्पीक ऑफ द डेविल, डेविल के बारे में बात करना है, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि आप जिसके बारे में बातचीत करो वो डेविल ही है, राइट। तो द पर्सन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट सोड अप, एक ऐसा पर्सन जिसके बारे में बातचीत की जा रही हो वो तुरंत आपके सामने आ जाए, जिस व्यक्ति के बारे में बात चल रही हो उसका हाजिर हो जाना कहलाता है स्पीक ऑफ द डेविल। क्या कहलाता है भाई? स्पीक ऑफ द डेविल। 415 कह रहा है पुल समवंस लेग। पुल समवंस लेग, आप बोलते हो ना उसकी टांग खिंचाई कर रहा था मैं। क्या कर रहा था? टांग खिंचाई करना मतलब क्या? किसी को टीज करना। क्या? टू टीज समवन, सबसे पहला क्या निकल के आया भाई? टू टीज समवन, किसी को टीज करना, किसी को परेशान करना, उसको बोलते हैं क्या? टू पुल समवंस लेग, पहली चीज। दूसरी बात क्या निकल के आ गई? टू मेक फन ऑफ समवन, टू मेक फन ऑफ समवन, राइट, समवन, ठीक है। टू मेक फन ऑफ समवन क्या बोलेंगे? पुल समवंस लेग, टू टीज समवन, टू मेक फन ऑफ समवन, राइट। चलो अब देखो, टू प्ले अ जोक विथ समवन, किसी के साथ मजाक करना भी क्या कहलाता है? पुल समवंस लेग कहलाता है। किसी का मजाक उड़ाना भी क्या कहलाता है? टू पुल समवंस लेग कहलाता है। समझ आ रही है बात? इजी है ना। किसी का मजाक उड़ाना, किसी का फन उड़ाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टू प्ले अ जोक विथ समवन, उसको भी क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पुल समवंस लेग। डन। थ्रो द बैक डोर, थ्रो द बैक डोर, थ्रो द बैक डोर का मतलब क्या होता है भाई? इन एन इनडायरेक्ट और अनफेयर वे, ठीक है। थ्रो द बैक डोर कहते हैं भाई कि उसको जो जॉब मिली ना, थ्रो द बैक डोर मिली। थ्रो द बैक डोर मतलब क्या? कि उसके चाचा जी वहाँ काम करते थे, उसके अंकल या मामा वहाँ काम करते थे, तो उन्होंने उसका रेफरेंस दिया, उन्होंने कुछ अंदर अंदर कुछ करा और फिर उसको जॉब मिल गई। तो उसको जो जॉब मिली कैसे मिली? थ्रो द बैक डोर मिली है। मतलब इलीगल तरीके से किसी काम का होना। क्या होना भाई? इलीगल तरीके से किसी काम का होना। इन एन इनडायरेक्ट और अनफेयर वे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अनफेयर वे लिखा हुआ है। अप्रत्यक्ष या अनुचित तरीके से कोई चीज होना उसको बोलते हैं थ्रो द बैक डोर। ऐसा थोड़ी कि पीछे के दरवाजे से, है ना, ठीक है। थ्रो द बैक डोर। 417 ऑफ टू माइंड्स, टू माइंड्स, टू माइंड्स में होना। टू माइंड्स मतलब क्या होता है भाई? टू माइंड्स मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन,
इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, अगर आप नोटिस करते होगे तो, अगर आपने सारी वीडियोस को वॉच किया होगा तो मेरी कोशिश ये रहती है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके ना लिखूं। यहाँ पे ऊपर जो भी मीनिंग लिखी होती है मैं उसका सबसे सिंपलेस्ट वर्जन लिखने की कोशिश करता हूँ, ताकि जब एक बार में ही आप पढ़ो ना तो वो चीज़ अंडरस्टैंड कर पाओ। क्यों क्यों ऐसा चल रहा होता है मेरे दिमाग में, या फिर मैं ये ऐसा क्यों करता हूँ? रीज़न है ना भाई कि आपको ये देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, जो ईडीएम है वो देखने को मिलेगा, उसका एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलेगा। वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी ना कि वहां पे हम रीड करके वहां से उसकी मीनिंग को निकाल रहे हैं। समझ रहे हो ना? एज इट इज यही वर्डिंग देखने को नहीं मिलेगी एक्सप्लेनेशन में। दैट्स वाई कि आपको इजी मतलब पता हो उसके बारे में, ताकि जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, मीनिंग अंडरस्टैंड होगा, तो वहाँ 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 में से तो मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना तो आता होगा ना। अगर इतना भी नहीं आता तो फिर पेपर तो कभी जिंदगी में नहीं होगा आपसे। समझ पा रहे हो इस बात को? तो ऑफ टू माइंड्स मतलब क्या? इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन फॉर टू थिंग्स यू कैन से, फॉर टू और मोर थिंग्स, दो या दो से ज्यादा चीजों को लेके कंफ्यूज होना, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑफ टू माइंड्स होना। होल्डिंग कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस, है ना, सिंपल सी बात है। क्या आप किसी चीज को लेके बिल्कुल दो अलग अलग या दो या दो से ज्यादा व्यूज रख रहे हो, या दो से ज्यादा चीजों के बारे में सोच रहे हो, उसको बोलते हैं ऑफ टू माइंड होना। क्या? ऑफ टू माइंड। इजी। नाउ द नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, जब भी ये लिखा हुआ जाए अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है नॉट वेल, फीलिंग नॉट वेल। क्या मतलब निकल के आया भाई? फीलिंग नॉट वेल, नॉट वेल। या तो ये लिखा आ जाएगा, या फिर दूसरा लिखा आ सकता है स्लाइटली इल, स्लाइटली इल, हल्का फुल्का बीमार महसूस करना। स्लाइटली इल या फीलिंग नॉट वेल, फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। क्या? फीलिंग नॉट वेल या फिर स्लाइटली इल। नॉट कंप्लीटली वेल, क्या बोल रहा है भाई? नॉट कंप्लीटली वेल, वही बात यहाँ लिख रहा है जो मैंने आपको वहाँ बताई। पूरी तरह से स्वस्थ ना होना, फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। सिर्फ अंडर द वेदर लिखा हुआ भी आ सकता है पेपर में, तो उसको भी माइंड करके चलेंगे। 419 क्या बोल रहा है? स्टेव ऑफ होना। स्टेव ऑफ होना मतलब क्या? कोई चीज होल्ड करना, ठीक है। प्रिवेंट और डिले समथिंग बैड और डेंजरस, कोई चीज खराब है, कोई चीज बुरी है, कोई चीज खतरनाक है, तो उसको रोकना, उसको क्या बोलते हैं भाई? स्टेव ऑफ बोलते हैं। प्रिवेंट, किसी खराब या खतरनाक स्थिति को रोकने या उसमें देरी करना, स्टेव ऑफ कहलाता है। हिंडर भी बोल सकते हो इसको, क्या यहाँ पे स्टॉप भी बोल सकते हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो? हिंडर करना, टू हिंडर भी बोल सकते हो, क्रिएट हिंड्रेंस भी बोल सकते हो, स्टेव ऑफ कहलाता है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट याद होना चाहिए, किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये चीज यूज कर रहे हो। मतलब किसी भयानक सिचुएशन को होने से रोकने के लिए आप क्या बोलते हो भाई? स्टेव ऑफ बोलते हो, स्टेव ऑफ बोलते हो। डन है। चलो अगला क्या बोल रहा है लॉफ लाइक अ ड्रेन। अगला क्या बोल रहा है भाई? लॉफ लाइक अ ड्रेन। कैसे हंसना भाई? लॉफ लाइक अ ड्रेन। लॉफ मतलब हंसना, लाइक मतलब कैसे? ड्रेन की तरह। ड्रेन देखा है भाई? ये हो गई, देखो भाई यहाँ ध्यान देना, ये हो गई एक छोटी नाली, मतलब पतली नाली, जिसको आप नाली बोलते हो बेसिकली, ठीक है। ये आपके सामने आ गया नाला, ठीक है, ये नाली, ये नाला, ठीक है। ये आपका ड्रेन है ना, ये क्या हो गया भाई? ड्रेन। तो देख रहे हो ना, मुंह फाड़ के हंसना, क्या जोर जोर से हंसना, मुंह फाड़ के हंसना। लाफ लाइक अ ड्रेन, लाफ लाउडली, है ना। ड्रेन की तरह हंसना, मतलब ड्रेन की तरह हंसना मतलब क्या? मुंह फाड़ के हंसना, चिल्ला चिल्ला के हंसना, उसको बोलते हैं लाफ लाइक अ ड्रेन। सेट फोर्थ, सेट फोर्थ बोल रहा है ना, सेट फोर्थ। सेट फोर्थ की मीनिंग क्या है भाई? एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, सेट फोर्थ कहलाता है। सेट फोर्थ मीन्स व्हाट? एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन, सेट फोर्थ, एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, सेट फोर्थ कहलाता है। टू एलुसिडेट बोल सकते हो, क्या? टू एलुसिडेट बोल सकते हो, ठीक है, सेट फोर्थ। टू इलिस्ट्रेट भी बोल सकते हो, एलुसिडेट भी बोल सकते हो, ठीक है। गिव वे करना, गिव वे, गिव वे मतलब क्या? स्नैप और टू ब्रेक, झुक जाना। गिव वे मतलब क्या? तोड़ देना, झुक जाना, है ना। कहते भाई उसके सामने मैं झुक गया, क्यों? मैं उसकी शर्तों को मान लिया। गिव वे मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज को मजबूर करना, कंपल्सन करना, या फिर झुक जाना, गिव वे कहलाएगा। इजी है ना। 423 कह रहा है क्लियर द एयर। क्लियर द एयर मतलब क्या होता है भाई? गलत फहमियों से छुटकारा पाने के लिए उनसे खुलकर निपटना,
है ना। क्लियर द एयर, क्लियर द एयर की मीनिंग क्या होगा भाई? टू क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग, टू क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना क्या कहलाता है? क्लियर द एयर कहलाएगा। टू क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग, जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करो। टू डील ओपनली, क्या? टू डील ओपनली विथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स टू गेट रिड ऑफ देम, क्लियर द एयर। टू डील ओपनली विथ मिसअंडरस्टैंडिंग टू गेट रिड ऑफ देम, किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए, किसी गलतफहमी को दूर करने के लिए, किसी चीज को छुटकारा पाने के लिए आप क्लियर द एयर करते हो, क्लियर द एयर करते हो, राइट। नथिंग वेंचर्ड, है ना, नथिंग गेन, है ना। नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन, मतलब जब तक रिस्क नहीं लोगे, वेंचर्ड मतलब क्या? वेंचर मतलब होता है कुछ रिस्क पर अपने आप स्टार्ट करना, अपने दम पे स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं वेंचर करना, ठीक है। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन, राइट। जब तक रिस्क नहीं लिया तब तक कुछ हासिल नहीं हुआ। वन हैज़ टू मेक एवरी एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, कुछ हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता है। नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन, मतलब कुछ समथिंग करना, मतलब समथिंग डिफरेंट करना पड़ेगा, समथिंग डिफरेंट हासिल करने के लिए, उसी को बोल रहा है नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन। कम अप, है ना, कम अप विथ एन आइडिया, ठीक है, कम अप विथ एन आइडिया, कम अप विथ एन आइडिया, ये भी यूज होते हुए आपने देखा होगा, ठीक है। कम अप विथ एन ओपिनियन, ठीक है। कम अप विथ, कम अप विथ ना एन इशू, राइट। तो ये जो ये फ्रेज है, ठीक है, आप कह सकते हो फ्रेज है, उनको आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। कम अप मतलब रेज करना, रेज क्या किया भाई? आइडिया रेज किया, रेज क्या किया भाई? ओपिनियन रेज किया, रेज क्या किया भाई? इशू रेज करा, ठीक है। तो कम अप विथ मतलब कि आपकी मीनिंग क्या होगी भाई? रेज करना, क्या? कोई भी आइडिया रेज करना, कोई ओपिनियन रेज करना, कोई कोई और क्या रेज करना भाई? कोई इशू को, किसी मुद्दे को रेज करना, उसको बोलते हैं कम अप, राइट, कम अप। डन है। अगला है एसएससी एमटीएस 2021 टायर 1 में पूछे गए सवाल। एसएससी एमटीएस 2021 टायर 1 में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये जो पेपर हुआ था वो 5/7/2022 से लेकर 26/7/2022 के बीच में हुआ था। आप क्रॉस चेक कर सकते हो एसएससी के साइट से जाके, इसलिए ऑथेंटिक होती हैं पिनेकल की किताबें, राइट। चलो जी, वंस कप ऑफ टी, वंस कप ऑफ टी, आप क्या बोलते हो? दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी मतलब क्या? इससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, मेरा इससे कुछ वास्ता नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये बोलते हो ना। वंस कप ऑफ टी मतलब किसी का कोई ताल्लुकात होना किसी चीज से, या वंस चूजन और प्रिफर्ड थिंग, जिसने कोई चीज चूज करी है। वंस कप ऑफ टी मतलब क्या? कोई चीज किसी से बिलोंग कर रही है तो ये चीज उसकी है, वंस कप ऑफ टी आप बोलते हो उसको। तो वही चीज बोल रहा है, वंस, वंस चूजन, किसी ने चूज करा है या प्रिफर करा है कोई चीज को, उसको बोलते हैं वंस कप ऑफ टी। क्या बोलेंगे भाई? वंस कप ऑफ टी, किसी की पसंदीदा चीज। 427 क्या बोल रहा है? 427 बोल रहा है च्यू द सिनरी, है ना, च्यू द सिनरी, सिनरी इतनी ज्यादा पसंद आ गई, सिनरी जो है, जो तस्वीर है वो इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि आप उसको चबाने पे उतारोगे कि भाई मैं, ये मुझ में समा जाए, ऐसा वाला, है ना। कहते हैं ना भाई ये मैं इसमें ही खो जाऊं, वो चीज मुझ में ही समा जाए। तो च्यू द सिनरी का मतलब क्या हो गया? टू एक्ट ओवरली इमोशनल, बिल्कुल इमोशनल होके एक्ट करना। च्यू द सिनरी, टू एक्ट, टू एक्ट ओवरली इमोशनल, अत्यधिक भावुक हो जाना, च्यू द सिनरी कहलाता है। अत्यधिक भावुक हो जाना च्यू द सिनरी कहलाता है। टू एक्ट ओवरली इमोशनल, डन है। चलो, लॉयंस शेयर, लॉयंस शेयर, लॉयंस शेयर मतलब क्या? या फिर इसी से मिलता जुलता एक और आएगा, लॉयंस माउथ, ये भी पूछा हुआ आपके पेपर में, ये भी ध्यान देंगे। लॉयंस माउथ या लॉयंस शेयर, इसका मतलब क्या होता है? अ बिग शेयर, क्या? अ बिग शेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज का बड़ा हिस्सा,
अब समथिंग के अंदर आप प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, खाना भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। समथिंग किसी भी चीज़ को रिप्लेस कर सकता है। तो लॉयन शेयर मतलब क्या, द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ समथिंग, सबसे बड़ा हिस्सा होना। जैसे क्या होता है भाई, हम जब पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा ऐसा, तो हम उसमें भी देखने की कोशिश करते हैं कहीं कुछ ऐसा ऐसा तो नहीं है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो इसको क्या बोल दोगे, लॉयंस हेयर बोल दोगे। और हर बार हम ऐसी कोशिश करते हैं कि बड़ा वाला हिस्सा हम खुद पिकअप करें, ठीक है, खुद चूज करें, राइट। सो लॉयंस हेयर्स आपको समझ आ गया होगा भाई। लॉयंस हेयर का मतलब क्या, द लार्जेस्ट क्या पोर्शन, या फिर द लार्जेस्ट, या फिर अ बिग शेयर ऑफ समथिंग। थ्रो थिक एंड थिन, है ना। थ्रो थिक एंड थिन की मीनिंग क्या होगी भाई, थ्रो थिक एंड थिन मतलब क्या, इन गुड एंड बैड टाइम्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, डाउन्स ऑफ लाइफ, है ना, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, है ना। थ्रो थिक एंड थिन, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, इन गुड एंड बैड टाइम्स, या फिर और क्या लिख सकते हो, नहीं इतनी बातें याद रखो, थ्रो थिक एंड थिन लिखो, अप्स एंड डाउन्स लिखो, ठीक है, और क्या, इन गुड एंड बैड टाइम्स ऑफ लाइफ, या गुड एंड बैड फेजेस ऑफ लाइफ, ये बोल सकते हो, राइट। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या, बिजनेस, ट्रेड मतलब क्या, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस। या फिर यही किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी टास्क को रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करे भाई, कोई भी टास्क, राइट। तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, या ट्रिक्स ऑफ द बिजनेस, या ट्रिक्स ऑफ द क्या टास्क, उसकी मीनिंग क्या होती है भाई, स्पेशल स्किल्स और नॉलेज, किसी चीज को करने की बहुत ही स्पेशल स्किल आपके पास है, बहुत अच्छी नॉलेज है, उसको बोलते हैं ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, या ट्रिक्स ऑफ द बिजनेस, या फिर ट्रिक्स ऑफ द टास्क। डन। इन अ नट सेल, इन अ नट सेल की मीनिंग क्या है भाई, वेरी ब्रीफली, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, एसएससी के हर सेगमेंट में ये देखने को मिला है। इन अ नट सेल मतलब क्या, कोई भी चीज को आप बहुत ही ब्रीफली रिप्रेजेंट कर रहे हो, काफी समराइज वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको बोलते हैं इन अ नट सेल। क्या बोलेंगे भाई, इन अ नट सेल, वेरी ब्रीफली, संक्षेप में, या फिर इन अ समराइज वे, समराइज वे, ठीक है, बिल्कुल समराइज करो, समरी कर रहे हो उसको, उसको बोलते हैं क्या, इन अ नट सेल। आउट फॉर द काउंट, आउट फॉर द काउंट, आउट फॉर द काउंट की मीनिंग क्या होगी भाई, आउट फॉर द काउंट की मीनिंग क्या होगी, आउट फॉर द काउंट की मीनिंग होती है इन अ डीप, ये भी आपके लिए बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो गया है ना, तो इसको भी नोट डाउन करना जरूरी है। इन अ डीप इनसेंसिबल स्लिप, गहरी नींद में होना, है ना, डीप स्लीप में होना, उसको क्या बोलते हैं, आउट फॉर द काउंट बोलते हैं, आउट फॉर द काउंट बोलते हैं। इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप, इनसेंसिबल स्लीप, आउट फॉर द काउंट बोलेंगे। डन है, आगे बढ़े। 433, ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन की मीनिंग क्या होगी, ड्रॉ द लाइन, लाइन ड्रॉ करना, लाइन ड्रॉ करना, क्या मीनिंग होती भाई, लाइन, लाइन ड्रॉ करने की, बहुत ही सिंपल मीनिंग है भाई। लक्ष्मण जी ने लाइन ड्रॉ करी थी सीता मैया के लिए, जिसको आपने लक्ष्मण रेखा बोला, मतलब लक्ष्मण जी ने क्या बताया, ये लिमिट है, ये क्या है भाई, ये लिमिट है, ये सीमा है, इसको नहीं पार करना है। तो ड्रॉ द लाइन का मतलब क्या है भाई, टू सेट सॉरी टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग, क्या, टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग, किसी चीज की सीमा तय करना, ड्रॉ द लाइन कहलाता है। किसी चीज की सीमा तय करना क्या कहलाता है भाई, ड्रॉ द लाइन कहलाता है। डन है। चेंज ऑफ हार्ट, ठीक है, अब चेंज ऑफ हार्ट क्या बोलता है, क्या है? ध्यान से देखो, चेंज ऑफ वंस ओपिनियन, चेंज ऑफ हार्ट क्या बोलता है भाई, चेंज ऑफ वंस ओपिनियन बोलता है, क्या, डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग। चेंज ऑफ हार्ट, आप कुछ दिन तक मान रहे थे कि नहीं ये इंसान सही है, सुबह होते ही आपके अंदर भाई आपका हृदय परिवर्तित हुआ, ठीक है, आप उस इंसान को गलत मानने लग गए। आज तक ये मान रहे थे कि भाई नहीं ये चीज़ ठीक है, सुबह होते ही आपका हृदय परिवर्तित हुआ, चेंज ऑफ हार्ट हुआ, और आप मानने लगे कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो उसी को बोलते हैं चेंज ऑफ हार्ट। मतलब क्या, चेंज ऑफ वंस ओपिनियन, किसी के ओपिनियन का चेंज हो जाना, किसी चीज़ को लेके या किसी पर्सन को लेके, किसी समवन लिखा है और समथिंग लिखा है, तो किसी पर्टिकुलर थिंग को लेके ओपिनियन चेंज होना, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके ओपिनियन चेंज होने को क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ हार्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, चेंज ऑफ हार्ट बोलेंगे, किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में अलग राय रखना।
एन आई वॉस मतलब क्या, छलावा, डिसीट, धोखा, अ प्रिटेंस, चीट, ठीक है। एन आई वॉस, अ प्रिटेंस, चीट, धोखा, छलावा, डिसीट, ठीक है भाई, डन है। डिसीट, धोखा, छलावा, प्रिटेंस, एन आई वॉस कहलाएगा, एन आई वॉस कहलाएगा, इजी है। एन आई वॉस अ प्रिटेंस। चलो, टू लीड वन बाय द नोज, टू लीड वन बाय द नोज, अब इसकी मीनिंग क्या होती है भाई? टू लीड वन बाय द नोज क्या मीनिंग होगी भाई? टू लीड वन बाय द नोज की मीनिंग होगी भाई कि कोई ऐसा है जो दूसरे को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। वो जैसे बोल रहा है वो इंसान वैसा काम कर रहा है, जिधर जाने को बोल रहा है उधर जा रहा है। तो टू लीड वन बाय नोज मतलब क्या? टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली, पूरी तरह से नियंत्रित करना किसी को। भाई तू एक नाक के सीध में चला जा, नाक के सीध में चला जा, तो भाई तू ना लेफ्ट देख रहा है, तू ना राइट देख रहा है। सामने वाले ने जैसे बोला बिल्कुल आप नाक के सीध में जा रहे हो, तो आप क्या करो भाई, आप सामने वाले के लिए ओवरली सबमिसिव हो गए हो। क्या हो गए भाई? ओवरली सबमिसिव हो गए हो। जैसा वो बोल रहा है आप उसके कंट्रोल में हो, जैसा वो बोल रहा है आप वैसा कर रहे हो। ठीक वही मतलब होता है टू लीड वन बाय द नोज। क्या? टू लीड वन बाय द नोज। इजी इजी इजी। 437 आपकी स्क्रीन पर है, प्ले विद फायर। भाई तुम्हारा आग से खेलता है। भाई तुम्हारा किससे खेलता है भाई? आग से खेलता होते ना भाई। भाई को तो डर ही नहीं लगता, भाई तो आग से खेलता है, हैं? पंगे नहीं ले लियो भाई से। ठीक है, ऐसे जो डायलॉग बाजी करते हैं, प्ले विद फायर करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं भाई? डू समथिंग फुलिशली। क्या? पहले तो ये लिखो, ठीक है। प्ले विद फायर मतलब क्या? डू समथिंग, कोई चीज करना फुलिशली, मूर्खतापूर्ण तरीके से काम करना, ठीक है, फुलिशली। एक तो ये मीनिंग निकल के आई, इससे इससे ही ये मीनिंग निकली हुई है, डू समथिंग फुलिशली, कुछ मूर्खतापूर्ण करना। आपको पता है कि आग में जाओगे जल जाओगे, क्यों आग से खेलना, है ना? तो आपको वो चीज़ें पता है कि हाँ वो काम करने से गड़बड़ी हो जाएगी, तो भाई नहीं करना। आपको पता है कि मैं किसी को जाके जान से मारूंगा तो फांसी लगनी ही है मुझे, क्यों मारना? किसी को जाके मैंने धमकी दे दी तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, किसी का घर चोरी कर लिया मुझे मतलब क्या करना पड़ेगा भाई? जेल जाना पड़ेगा, तो क्यों करना? तो प्ले विथ फायर की पहली मीनिंग क्या होगी भाई? डू समथिंग फुलिशली। दूसरी मीनिंग क्या कह रहा है? टू डू समथिंग रिस्की, कोई जोखिम भरा टास्क करना। प्ले विथ फायर की दूसरी मीनिंग ये निकल के आती है। तो दोनों मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर एग्जाम में आपको ये दिखता है तो ये भी मार्क करेंगे। आप कभी भी एग्जामिनर आपको दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, कोई एक ऑप्शन ही उठा कर देगा चार ऑप्शन में से। तो वो चीज आपको बिल्कुल ध्यान देकर ही चलना पड़ेगा, उसमें कहीं कुछ भी इफ बट नहीं है जी। टू फूट द बिल, टू फूट द बिल, है ना? बिल कहाँ पे करते हो? काउंटर पे, है ना? रेस्टोरेंट या फिर किसी शॉप के काउंटर पे। तो उठ के काउंटर तक जाना, बिल तक जाना मतलब क्या? उठ के पेमेंट करने जाना, ठीक है ना? आप पेमेंट करने जा रहे हो, टू फूट द बिल, पेमेंट करने जा रहे हो, टू फूट द बिल। टू मेक पेमेंट, क्या? पेमेंट करना कहलाता है टू फूट द बिल। क्या कहलाता है भाई? टू फूट द बिल, पेमेंट करना, टू फूट द बिल। शूटिंग फिश इन अ बैरल, शूटिंग फिश इन अ बैरल, शूटिंग फिश इन अ बैरल, उस मछली को पकड़ना या उस मछली पर निशाना लगाना जो बैरल के अंदर हो। बैरल मतलब क्या? किसी डब्बे के अंदर हो, ठीक है। मछली के अंदर, अच्छा उस मछली के अंदर निशाना लगाना टफ होगा, शूट करना टफ होगा। जो वाटर के अंदर हो, वाटर इन द सेंस सी, पॉन्ड या कैनल के अंदर हो। जैसे क्या? ये मान लो कि नहर है या कैनाल है या रिवर है या फिर ओशियन है, कुछ भी है, और इसमें यहाँ पे मछली जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, भाग रही है, भाग रही है। तो इसको निशाना लगाना, इसको शूट करना वहां से इजी है। या फिर ये एक बॉक्स है, इसमें मछली है, इसको इसको शूट करना इजी है। तो भाई इसको बैरल वाले को शूट करना इजी है। तो भाई ये एक इजी टास्क है, ये क्या है? एक टफ टास्क है। तो शूटिंग फिश इन अ बैरल की मीनिंग क्या होती है? एक्सेप्शनली इजी टू डू, है ना? अत्यधिक आसान होना, कोई चीज बहुत इजी होना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शूटिंग फिश इन अ बैरल। क्या बोलेंगे भाई? शूटिंग फिश इन अ बैरल। कोई चीज क्या है भाई? बहुत आसान है उसको करना। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट होना मतलब क्या? इन राइटिंग। कभी भी हो इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या? इन राइटिंग। कोई भी चीज रिटन में लेना, किसी से कोई चीज रिटन में लेना, इन ब्लैक एंड व्हाइट कहलाता है। तो फटाफट मैं आपको एक नजर दौड़वा देता हूँ, फटाफट आ जाए। ये इसमें से हमारे लिए क्या निकल रहा है? तो आपके लिए इसमें से जो निकल के आ रहा है ना,
सब कुछ इजी इजी है भाई, कुछ भी टफ नहीं है। अगर कुछ टफ आता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं था अभी तक, वरना मैं आपसे बोल देता कि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ ये है कि मतलब आप ये कॉन्टेक्स्ट याद रखें कि भाई किसका कहाँ पे क्या नीड है, क्यों स्टेप ऑफ को बोल रहा है स्टॉप करना है, तो स्टॉप ही क्यों नहीं कर लेता वहाँ पे, स्टॉप ही उसका सिनोनिम क्यों नहीं यूज़ कर लेता। स्टेप ऑफ की मीनिंग क्या है भाई, रोकना तो है भाई, लेकिन किससे रोकना है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। मैंने आप मैंने आपसे ये भी बोल रखा है कि जब भी दो वर्ड वाले फ्रेज आ जाए, ठीक है, जिसकी मीनिंग पूछ ले, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो हमेशा ध्यान रखा करें जी, ठीक है। नथिंग वेंचर्ड ठीक है, कम अप ये भी ठीक है, वंस कप अप से च्यू द सीनरी आप मार्क कर सकते हो, च्यू द सीनरी वो आपके लिए इजी हो सकता है, ठीक है। चलो, थ्रो थिक ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड नहीं, इन अ नट सेल, आउट फॉर द काउंट बिल्कुल नहीं। हाँ, अच्छा, आउट फॉर द काउंट बिल्कुल, इसको मैंने बोल रखा, मार्क करा है ना, आउट फॉर द काउंट बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट से हटके है, ये कॉन्टेक्स्ट से हटके है, इसलिए आपको बोला आउट फॉर द काउंट को अंडरस्टैंड करना। इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप है ना, अब इसका मतलब है कि आप गहरी नींद में चले जाना, आउट फॉर द काउंट होता है। तो हमें पता नहीं है भाई कि इसकी मीनिंग को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको राइट डाउन करेंगे, ठीक है। फिर हमारे लिए कुछ भी इसमें नहीं ऐसा दिख रहा कि जो नहीं हो पाएगा, ये सब ठीक है भाई, ये सब ठीक है, आपके लिए ईजी है, सब इजी है भाई, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो टफ है। शूटिंग फिश इन अ बैरल, ये 40 क्वेश्चन करा ना, 40 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ रहा, थोड़ा सा ट्रिकी रहा, बाकी सारे इजी थे। आ जाओ, लॉन्ग इन द टूथ, लॉन्ग इन द टूथ। अब जैसे क्या, रात में आपने चिकन खाया, जिन्होंने चिकन खाया चिकन के लिए, जिन्होंने कटहल खाए, है ना, ऐसे भी होंगे जो वेजिटेरियन होंगे, उनके लिए भी तो बोलना पड़ेगा। तो जिन्होंने कटहल खाया या जिन्होंने चिकन खाया या फिर कुछ ऐसा खा गए, ठीक है, जो आपके टूथ में जाके फंस गया, लॉन्ग इन टूथ, ठीक है, लॉन्ग इन टूथ लिखा हुआ है ना, तो आपके टूथ में जाके फंस गया, अब वो चीज़ निकल नहीं रही है आपसे, easily you are not able to remove that thing from that particular tooth, right। ये आसानी से वो चीज़ निकल नहीं रही है, आप रात में कोशिश किए, सो गए, सुबह उठ के फिर निकालने की कोशिश कर रहे हो, राइट। सो लॉन्ग इन द टूथ, टूथ का मतलब क्या होता है भाई, टू ओल्ड टू डू समथिंग, कुछ हासिल करने के लिए बहुत वृद्ध या कमजोर होना, काफ़ी क्या होना भाई, पुराना होना, क्या होना भाई, पुराना होना, उसको बोलते हैं लॉन्ग इन द टूथ। क्या बोलेंगे भाई, लॉन्ग इन द टूथ, ईजी है, बहुत पुराना होना, टू ओल्ड होना, ठीक है। लॉन्ग क्या, लॉन्ग इन द टूथ होगा। थ्रो थिक एंड थ्री, थ्रो थ्रो एवरी सरकमस्टांसेस, सरकमस्टांसेस, ठीक है। थ्रो अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, है ना। थ्रो थ्रो गुड एंड बैड फेज ऑफ लाइफ। याद हो गया ना, देखो याद हो गया कि नहीं, याद हो गया, कितना आसान है सब कुछ, कितना आसान है, आपके टिप पे रहने वाली हैं सारी चीजें जो भी आपको मिल रही हैं यहाँ पे, राइट, आपके टिप पे रहने वाली हैं, राइट। चलो, थ्रो गुड एंड बैड फेज of life, through every circumstances, through ups and downs of life, through thick and thin, under all circumstances, हर तरह की परिस्थिति में, हर तरह की परिस्थिति में, उसको क्या बोलते हैं, थ्रो थिक एंड थिन बोलते हैं, क्या, थ्रो थिक एंड थिन। द लॉयंस शेयर, द लॉयंस शेयर, द लॉयंस शेयर मतलब क्या होता है भाई, द बिगेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ अ होल, या फिर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मैंने बताया है अभी पहले भी, द लॉयंस माउथ, द लॉयंस माउथ, सेम आपके लिए वही मीनिंग ये भी देगा, द लॉयंस माउथ भी सेम मीनिंग देगा जो द लॉयंस शेयर दे रहा है, द लॉयंस शेयर भी वही मीनिंग दे रहा है जो द लॉयंस माउथ देगा, द बिगेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ अ होल, ऑफ अ होल, राइट। टू वॉक द टाइट रोप, टू वॉक द टाइट रोप, टाइट रोप पे चलना क्या कहलाता है, अब इसको जरा सा अंडरस्टैंड करना, आपने ये चीज बहुत बार देखी होगी अपनी लाइफ में, ठीक है। जस्ट सपोज ये एक पोल वन है, पोल तो समझते हो ना, ये पोल वन है लकड़ी का, ठीक है, एक ये पोल है, ठीक है, ये पोल टू है, ये क्या भाई, ये पोल टू है। अब ये है एक रोप, ये क्या भाई, ये एक रोप है,
राइट। और ये एक बच्चा, अब ऐसा देखा है या नहीं देखा है भाई? अब उसके ऊपर भी कुछ मटकी वटकी रखे होते हैं, ये लोग क्या रखते हैं भाई, कुछ मटकी वटकी, कुछ ना कुछ तो चीजें रहती हैं। अब ये बच्चा यहाँ से चला है, यहाँ तक पहुंचा है। एक हाइट होती है ये, एक हाइट होती है ये, ठीक है। ये है अर्थ या सरफेस, ठीक है, अर्थ का सरफेस, ग्राउंड जो भी कह लो। एक हाइट पे ये चल रहा है, तो क्या चल रहा है भाई, टू वॉक द टाइट रोप, है कि नहीं है? देखो, टू वॉक द टाइट रोप, इसको यहाँ तक जाना है, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है, यू नो वेरी वेल दैट। आपने वो देखा होगा, बी वेरी कॉशियस, बी वेरी कॉशियस, बी वेरी अलर्ट, बी वेरी अलर्ट, बहुत ज़्यादा अलर्ट होना, ठीक है। या फिर इन अ डीप सिचुएशन, ठीक है, बिल्कुल डीप सिचुएशन में होना, बिल्कुल डेंजरस सिचुएशन में होना। वॉक ऑन द, टू वॉक द टाइट रोप कहलाता है, जान हथेली पर लेके चलना, कॉशियस होना, अलर्ट होना, केयरफुल होना। अब ये कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा होगा इस पे चलने के लिए, वो छोटा कीड़ो है ना, वो छोटा बच्चा, राइट, डन। 445, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, आपने हैट पहना है, उसको यहाँ ले जाकर ऐसे छोड़ दो, आपने हैट यहाँ रखा, उसको छोड़ दिया, तो जितनी तेजी से वो हैट नीचे जा रहा है, मतलब क्या हुआ इसका, तेजी से एक नीचे जा रहा है ना वो हैट, ठीक है। सो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब क्या, विदाउट डिले, या फिर वेरी क्विक, क्या बोलते हो उसको, वेरी क्विक बोलते हो, बहुत तेजी से बोलते हो, वेरी क्विक, एट द टॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब क्या, वेरी क्विक, या फिर रैपिडली भी एक वर्ड यूज कर सकते हो, रैपिडली, तेजी से। हैस्टली भी बोलते हो, क्या, हैस्टली। तो ये वर्ड याद रखने वाले हैं, ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं भाई, याद रखने वाले हैं, अगर आपको लैंग्वेज में मार्क्स अच्छे चाहिए तो। डन है, 445 समझ आ गया। बात कर रहे हैं वाटर अंडर द ब्रिजेस, या फिर वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज, कई दफ़ा ये वर्ड आया रखा है आपके पेपर में, और कई दफ़ा मैंने समझा रखा है। कैसे भाई, सिंपल सी बात है, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, ठीक है, और ये है वाटर, ये वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये वाटर फ्लो कर रहा है, इधर ये वाटर फ्लो कर रहा है। नया नया ब्रिज बना, आप देखने गए, और वहाँ से जब न्यू न्यू कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो अपना बड़ा इंटरेस्ट होता है जाके देख के भाई, समझने का, चीज़ों को देखने का, अंडरस्टैंड करने का। तो नया नया ब्रिज बना, आपने देखा, ठीक है, 1 महीने 2 महीने बीत गए, आप उस ब्रिज से जा रहे हो, पहले आप जाके देखते थे कितना पानी ज़्यादा है, कितना कम है, लेकिन वो एक्साइटमेंट 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद खत्म होगी, ठीक है। अब वो एक पुरानी बात हो गई आपके लिए, एक पुरानी बात हो गई, जिसका आपके प्रेजेंट लाइफ पे कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सेम वही चीज होता है यहाँ पे, वाटर अंडर द ब्रिजेस की मीनिंग क्या है भाई, एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट, आपके पास की कोई भी बात जिसका आपके प्रेजेंट पे कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, कुछ उसका रिश्ता नहीं होने वाला है आपके प्रेजेंट से, उसको वो क्या बोलते हैं, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट एनी मोर, आपके प्रेजेंट में कुछ भी लेना देना नहीं है, उसको बोलते हैं वाटर अंडर द ब्रिज। क्या बोलेंगे, वाटर अंडर द ब्रिज, एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट एनी मोर, अतीत की कोई बात जो अब महत्वपूर्ण नहीं है, उसको क्या बोलते हैं भाई, वाटर अंडर द ब्रिज बोलेंगे। 447, एडेड अ फीदर इन हिज कैप, एडेड अ फीदर इन हिज कैप, किसी के कैप में एक और फीदर का लग जाना, एडेड अ फीदर बोल रहा है, एक और फीदर मतलब क्या है ना, एक और फीवर मतलब क्या, पहले से आपने बहुत सारी अचीवमेंट अचीव करके रखी है भाई, बहुत सारे अचीवमेंट आपने अपनी लाइफ में हासिल करके रखा है, उसके बाद कुछ और अचीवमेंट या फिर एक और अचीवमेंट क्या क्या होना भाई, आपकी लाइफ में आ जाना, जिससे आप क्या हो, खुद को गौरवान्वित महसूस करें, आपके पेरेंट्स गौरवान्वित महसूस करें। जैसे क्या, आपने सीजीएल भी क्रैक करा, आपने सीएचएसएल भी क्रैक करा, ठीक है, आपने सीडीएस भी क्रैक कर लिया, उसके साथ साथ आपने क्या, सिलेक्शन पोस्ट वाला भी, या फिर एएसओ, या फिर जो भी आपने क्रैक करा है, तो भाई आपके भाई एडेड अ फीदर इन हिज कैप, लगातार आपके कैप में क्या हो गया भाई, एक एक चीज, एक एक फीदर ऐड होते गए, राइट। सो अचीवमेंट आपको मिलती गई, उसको बोलते हैं क्या, एडेड अ फीदर इन हिज कैप। डन, चलो। अ स्टोन्स थ्रो, अ स्टोन्स थ्रो मतलब आप यहाँ खड़े हो, थ्रोन स्टोन को थ्रो करा, जितना दूर जाके गिरा, आप जहाँ खड़े हो वहां से वहां तक के बीच की दूरी, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कितनी दूर फेंक सकते हो एट मैक्स, है ना, 1 किलोमीटर, अगर बहुत मतलब वो दम लगाकर फेंकते हो तो बहुत दम लगा, तो 1 किलोमीटर, वरना मुश्किल से आप 500 मीटर ही फेंक पाओगे, मुश्किल से, राइट। तो एट अ स्टोन्स थ्रो, या अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या है, अ शॉर्ट डिस्टेंस, कभी कभी एट अ स्टोन्स थ्रो भी आता है, एट अ स्टोन्स थ्रो भी आता है, तो उसका भी वही मतलब है, ठीक है ना, अ शॉर्ट डिस्टेंस, अ शॉर्ट डिस्टेंस बहुत कम दूरी। डन है, चलें आगे बात करें।
449 कह रहा है सेट द व्हील्स इन मोशन, सेट द व्हील्स इन मोशन, सेट द व्हील, ये व्हील है इसको मोशन में कर दिया, मतलब इसको स्टार्ट कर दिया, इसको शुरू कर दिया, मतलब क्या, टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स, जो भी इवेंट्स हैं, जो भी सीरीज है इवेंट्स की, उसको स्टार्ट कर देना, कि लगातार वो इवेंट होते रहें, एक के बाद एक इवेंट होते रहें, उसको क्या बोलते हैं, सेट द व्हील्स इन मोशन, घटना चक्र शुरू करना, घटना चक्र क्या करना भाई, शुरू करना, सेट द व्हील्स इन मोशन कहलाता है। अगला क्या बोल रहा है, स्पिल द बिन्स, क्या बोल रहा है भाई, स्पिल द बिन्स, स्पिल द बिन्स बहुत ही पॉपुलर ईडीएम है और कई बार कराया हुआ ईडीएम है, ऐसा ईडीएम मतलब कई बार करा रखा है मैंने। स्पिल द बिन्स की दो मीनिंग निकल के आती हैं, पहली निकल के आती है व्हाट, पहला या रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट को रिवील करना, ठीक है, रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट को रिवील करना स्पिल द बिन्स कहलाता है। दूसरा क्या निकल के आता है, रिवील द ट्रुथ, सच को रिवील करना, सीक्रेट रिवील करना या सच को रिवील करना, गिव अवे अ सीक्रेट, ठीक है, गिव अवे अ सीक्रेट, रहस्य खोलना, स्पिल द बिन्स कहलाता है, स्पिल द बिन्स कहलाता है। राइट, डन। तो ये हमने किए क्या भाई, ये हमने 450 क्वेश्चंस किए और आप इसके हमने 440 तक तो आपको दिखा दिए थे, 441 के बाद जाओगे तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने पहले नहीं करा है, हर एक क्वेश्चन को हम पहले भी कई बार कर रखे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो छप जाए, है ना। वो जैसे वन वर्ड आपने अगर करा है, देखा है वीडियो, लगातार सारे वीडियोस को देखा है अगर आपने, तो वो वन वर्ड आपके दिमाग में छप गया होगा। सेम वैसे वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। ये ऐसा ऐसा कोई भी ऐसा एडीएम आपको नहीं दिख रहा होगा जो कि आपने पहले नहीं करा होगा। राइट, सो ये 450 क्वेश्चन हमने क्या किया भाई, प्रीवियस ईयर्स ईडीएम से करे और अभी 2021 का कर रहे हैं, 2022 हम खत्म कर चुके हैं जी।